अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम चाइना टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हुदा शाह। ये प्रोग्राम GNN और चाइना मीडिया ग्रुप के बाहमी इश्तराक से पेश किया जाता है। नाजरीन, इस खुसूसी प्रोग्राम में हम आपको चीन की मुख्तलिफ शोबों में बेमिसाल तरक्की, पाक चीन दोस्ती, CPEC और दीगर मंसूबों से जुड़ी खबरों से आगाह करते हैं। इस हफ्ते पाकिस्तान और चीन की बिजनेसमैन कम्युनिटी के लिए खुशखबरी ये है कि दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तिजारत को आसान बनाने के लिए इस्लामाबाद में चीन के RMB क्लियरिंग बैंक ने काम शुरू कर दिया है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि चीन का एक छोटा सा गांव मेकअप का सामान बनाने में दुनिया को लीड कर रहा है। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए चीन के ताउन से इस्लामाबाद में बनने वाले रिसर्च सेंटर का भी जिक्र होगा। प्रोग्राम में बहुत से दीगर मौज़ूआत का भी अहाता करेंगे, लेकिन हस्बे मामूल प्रोग्राम का आगाज करेंगे सेगमेंट चाइना दिस वीक से। पाकिस्तान में चीन के RMB क्लियरिंग बैंक का इफ्तिताह कर दिया गया। बैंक से दोनों हमसाया ममालिक के कारोबारी और मालियाती इदारों के लिए सरहद पार लेन देन करना आसान हो जाएगा। दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी में भी मजीद सहूलत मिलेगी। 27 अक्टूबर को इस्लामाबाद में चीन के बड़े बैंक्स में से एक इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना के पाकिस्तान RMB क्लियरिंग बैंक की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में पाकिस्तान की वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर, पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर जांग ज़ीतोंग और ICBC के नायब सदर जांग गुयू समेत इस शोबे से वाबस्ता दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए ICBC के नायब सदर ने कहा कि इस साल चीन के पेश करदा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी की तामीर के आगाज़ की 10वीं सालगिरह है और दो तरफा ताउन को मजीद मजबूत करने के लिए पाकिस्तान में RMB क्लियरिंग बैंक कायम करने वाला ICBC दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती का गवाह है। शमशाद अख्तर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि चीन कई सालों से पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार और सरमायाकारी का सबसे बड़ा जरिया रहा है। पाकिस्तान तिजारत और सरमायाकारी में चीनी युआन के इस्तेमाल को बढ़ाने का ख्वाहां है। उन्होंने कहा कि मुतअद्दिद तिजारती और कारोबारी सरगर्मियों और शोबों में सरहद पार लेन देन को आसान बनाने के लिए ये RMB क्लियरिंग ऑपरेशन पाकिस्तान को ऑफशोर और चीन को ऑन शोर RMB मार्केट्स से जोड़ने में मदद फराहम करेगा। पाकिस्तान में चीन के सफीर जांग ज़ीतोंग ने RMB क्लियरिंग बैंक के क़याम और ऑपरेशन में ताउन पर वज़ारत ख़जाना, सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तानी हुकूमत के दीगर महकमों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि RMB क्लियरिंग बैंक का क़याम चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में आला सतही और अमली इक़्तिसादी ताउन की अक्कासी करता है। ये बैंक बेल्ट एंड रोड की मुश्तरका तामीर में ताउन को फ़रोग़ देने के लिए अहम माली मदद फराहम करेगा। RMB क्लियरिंग बैंक के क़याम से न सिर्फ दोनों हमसाया ममालिक के कारोबारी और मालियाती इदारों के लिए सरहद पार लेन देन करना आसान हो जाएगा, बल्कि दो तरफा तिजारत और सरमाया कारी में भी मजीद सहूलत मिलेगी। बीजिंग में 10वां बीजिंग शियांगशान फोरम मुनक्किद हुआ, जिसमें पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के शुरका ने बैनुल-अक़वामी सलामती समेत दीगर अहम मौज़ूआत पर अपना नुक्ता नज़र पेश किया। ये फोरम एशिया बहरुल काहिल में मुशावरत का आला सतही सिक्योरिटी दिफाई प्लेटफॉर्म बन गया है। बीजिंग में 10वां बीजिंग शियांगशान फोरम मुनक्किद हुआ, जिसमें तकरीबन 1800 सिक्योरिटी ओहदेदारान और स्कॉलर्स ने मुश्तरका सलामती और देरपा अमन पर तफसीली तबादला ख्याल किया। शुरका के मुताबिक ये फोरम छोटे ममालिक को खित्ते की सलामती और मुस्तक़बिल की तरक्की के बारे में ख्यालात के तबादले का एक अच्छा मौका फराहम करता है। फोरम के दौरान चीन और दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान फ़ौजी अफसरान और स्कॉलर्स ने भी बैनुल-अक़वामी सलामती और दीगर मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। यंग मिलिट्री ऑफिसर्स एंड स्कॉलर्स सेमिनार में पाकिस्तान, अमरीका, बेलारूस, जर्मनी और चीन से ताल्लुक़ रखने वाले 6 नौजवान फ़ौजी अफसरान और स्कॉलर्स ने नौजवान नस्ल के नुक्ता नज़र से बैनुल-अक़वामी सलामती जैसे मौज़ूआत पर इज़हार ख्याल किया। शुरका ने मुकालमे और तबादले के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करने पर सेमिनार को बेहद सराहा। 2006 में शुरू होने वाला ये फोरम एशिया बहरुल काहिल में मुशावरत के लिए एक आला सतही सिक्योरिटी और दिफाई प्लेटफॉर्म बन चुका है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लिए एक अहम अस्करी सफारतकारी मैकेनिज्म की हैसियत से फोरम पॉलिसीज़ के इजहार, सिक्योरिटी डायलॉग और बैनुल-अक़वामी तबादलों को फ़रोग़ देने और बाहमी एतमाद और ताउन को गहरा करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। चीन के इंसान बरदार खलाई जहाज शेनजू 16 का 3 रुकनी अमला 5 महीने बाद बाहिफाजत जमीन पर वापस आ गया।
शेंजू 16 को रवां साल 30 मई को कैरियर रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था। 3 रुकनी अमले ने खलाई स्टेशन पर कयाम के दौरान कई अहम साइंसी तजुर्बात और टेस्ट किए। चीन के इंसान बरदार खलाई मिशन शेंजू 16 का अमला 5 माह का मिशन पूरा करने के बाद बहिफाजत जमीन पर वापस पहुंच गया। चीन की खलाई एजेंसी के मुताबिक शेंजू 16 इंसान बरदार खलाई जहाज का वापसी का कैप्सूल, जिसमें खलाबाज जेंग हाईपेंग, चो यांगचू और गोए हाइचो सवार थे, मंगल के रोज बीजिंग वक्त के मुताबिक सुबह 8:11 पर शिमाली चीन के अंदरून मंगोलिया में फोंगफिंग लैंडिंग साइट पर उतरा। साइट पर मौजूद मेडिकल टीम के मुताबिक शेंजू 16 के तीनों खलाबाजों की जिस्मानी सेहत अच्छी है। ये खलाई जहाज पीर के रोज बीजिंग वक्त के मुताबिक शाम 8:37 पर चीन के खलाई स्टेशन से अलग हुआ था। शेंजू 16 खलाई जहाज को रवां साल 30 मई को शिमाल मगरबी चीन के जीचुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 2F कैरियर रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था। शेंजू 16 रवां साल चीन के इंसान बरदार खलाई प्रोग्राम का दूसरा फ्लाइट मिशन और चीन के खलाई स्टेशन थियानगोंग के एप्लीकेशन और डेवलपमेंट मरहले में दाखिल होने के बाद अमले का पहला मिशन है। जमीनी अमले के साथ करीबी ताउन करते हुए तीनों खलाबाजों ने ह्यूमन फैक्टर्स इंजीनियरिंग, स्पेस मेडिसिन, लाइफ इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंस, फ्लूइड फिजिक्स और स्पेस टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक टेस्ट और तजर्बात भी किए। हांगझू में चौथे एशियन पैरा गेम्स के रंगारंग इख्तितामी तकरीब मुनक्किद हुई। चीन ने 214 तलाई तमगों के साथ एशियन पैरा गेम्स में पहली पोजीशन हासिल की। ईरान 44 तलाई तमगों के साथ दूसरे और जापान तीसरे नंबर पर रहा। 28 अक्टूबर को मशरकी चीन के सूबे जेजांग के दारुल हुकूमत हांगझू में चौथे एशियन पैरा गेम्स की इख्तितामी तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें चीन के स्टेट काउंसिलर शेन यीचेन और एशियन पैरालंपिक्स कमेटी के सदर माजिद राशिद ने शिरकत की। माजिद राशिद ने खेलों के इख्तिताम का ऐलान करते हुए इन्हें अब तक के सबसे बड़े और बेहतरीन एशियन पैरा गेम्स करार दिया। हांगझू के मेयर याओ काओजान ने एपीसी का झंडा एपीसी के सदर के हवाले किया, जिन्होंने ये परचम आईची प्रीफेक्चर के गवर्नर और 2026 के पैरा एशियाड के मेजबान शहर नागोया के डिप्टी मेयर को सौंपा। इख्तितामी तकरीब में चीनी वफ्द के परचम बरदार चीनी तैराक जांग जोजान थे, जिन्होंने तैराकी के मुकाबलों में सोने के साथ जबकि कांसी का एक तमगा जीता था। इन खेलों में चीन का दस्ता 439 एथलीट्स पर मुश्तमिल था, जिनमें 221 मर्द जबकि 218 खातीन एथलीट्स थीं। हांगझू एशियन पैरा गेम्स में 44 ममालिक और खित्तों से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 3000 एथलीट्स ने 22 खेलों के 501 मुकाबलों में हिस्सा लिया। 468 एथलीट्स ने कम अज कम एक तमगा जीता। 21 नए आलमी रिकॉर्ड बने, 72 नए एशियाई रिकॉर्ड और खेलों के 283 रिकॉर्ड कायम हुए। चीन ने तमाम 22 खेलों में हिस्सा लिया और सोने के 214, चांदी के 167 और कांसी के 140 तमगे जीतकर तमगों की फहरिस्त में 2010 के बाद से मुसलसल सर फहरिस्त रहा और ग्वांगझू 2010 में 185 तलाई तमगों के अपने साबिका रिकॉर्ड को बेहतर बनाया। चीन के बाद दूसरे नंबर पर 44 तलाई, 46 चांदी और 41 कांसी के तमगों के साथ ईरान, जबकि तीसरे नंबर पर जापान रहा। चौथे एशियन पैरा गेम्स में हिस्सा लेने वाले एथलीट्स, मंदूबीन और अहलकारों ने गेम्स के बेहतरीन इंतजामात, सर्विसेज और रजाकारों के भरपूर लगन की बेहद तारीफ की। इवेंट में 44 ममालिक और खित्तों से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 3000 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। चौथे एशियन पैरा गेम्स में हिस्सा लेने वाले एथलीट्स, मंदूबीन और अहलकार मुंतजमीन की जानिब से चौथे एशियन पैरा गेम्स के बेहतरीन इंतजामात, सर्विसेज और रजाकारों की भरपूर लगन की बेहद तारीफ की गई है। 44 ममालिक और खित्तों से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 3000 एथलीट्स ने इस इवेंट में हिस्सा लिया था और इनमें से मुतअद्दिद एथलीट्स पहली मरतबा चीन आए थे। खुसूसी एथलीट्स का कहना है कि वो यहाँ बहुत मुतमईन और पुरसुकून रहे, क्योंकि यहाँ पर मौजूद रजाकार हर वक्त खुशदिली के साथ हमें हर तरह की मदद फराहम करते रहे। इवेंट के दौरान 12,000 से ज़ायद रजाकारों ने एथलीट्स विलेज, मुकाबलों के मकामात, ट्रांसपोर्ट मराकज़ और मेज़बान शहर के दीगर मकामात पर खिदमत फराहम की। 1990 में बीजिंग और 2010 में ग्वांगझू के बाद ये तीसरा मौका है जब चीन ने कॉन्टिनेंटल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट की मेज़बानी की है और ये शुरका के लिए एक यादगार इवेंट बन गया है।
امریکی ریاست کیلیفورنیا کے گورنر گیون نیوسم نے چین کا سرکاری دورہ کیا۔ گورنر کیلیفورنیا نے شنگھائی میں ٹیسلا کی سب سے بڑی گیگا فیکٹری کا دورہ کیا۔ انہوں نے گرین انرجی کی ترقی کے لیے چین کی مختلف صوبائی حکومتوں کے ساتھ مختلف یادداشتوں پر دستخط کیے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے گورنر گیون نیوسم نے اپنے دورہ چین کے دوران شنگھائی میں ٹیسلا کی گیگا فیکٹری کا دورہ کیا۔ شنگھائی میں گیگا فیکٹری ٹیسلا کا بیرون ملک پہلا پلانٹ ہے۔ یہ دنیا بھر میں ٹیسلا کے کارخانوں میں سب سے زیادہ پیداواری صلاحیت رکھتا ہے۔ گورنر گیون نیوسم نے اس حوالے سے چائنا میڈیا گروپ سے خصوصی انٹرویو میں کہا کہ انہیں شنگھائی میں سہولیات دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ خواہش بھی ظاہر کی کہ ٹیسلا اپنی توسیع اور ترقی کا سفر جاری رکھے۔ گورنر نے شنگھائی میں سرکاری عہدیداران اور کاروباری رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کی۔ چین میں اپنے 7 روزہ قیام کے دوران انہوں نے چین کے مختلف شہروں اور علاقوں بشمول ہانگ کانگ، شینزن، گوانگجو، بیجنگ، یانچنگ اور شنگھائی کے دورے کیے۔ انہوں نے چینی حکام سے ملاقاتیں کی، نیو انرجی کار ساز کمپنیز کے دورے کیے، موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے میں چین کی کوششوں کے بارے میں معلومات حاصل کی اور گرین انرجی کی ترقی میں چین کی صوبائی حکومتوں کے ساتھ یادداشتوں پر دستخط کیے۔ نیوسم نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر کہا کہ چین اور کیلیفورنیا مل کر موسمیاتی بحران کو حل کر سکتے ہیں۔ سنکیانگ ویگور خود اختیار خطہ چین میں کپاس کی کاشت کا بڑا مرکز بن چکا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کی بدولت کپاس کی صنعت ڈیجیٹلائزیشن کی جانب گامزن ہے۔ حکومت نے سنکیانگ میں کپاس، ٹیکسٹائل، گارمنٹس میں صنعتی کلسٹرز کو آگے بڑھانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ شمال مغربی چین کے سنکیانگ ویگور خود اختیار علاقے میں کپاس کی چنائی کی اعلیٰ میکنائزیشن کی شرح تقریباً 26 ملین ہیکٹر کپاس کے کھیت کو سیراب کرنے کے لیے درکار پانی کی کھپت کو بچا سکتی ہے، جس سے ملک کو اپنے کاربن کے اخراج میں کمی کے اہداف کو حاصل کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ستمبر 2020 میں چینی صدر شی جن پنگ نے اعلان کیا تھا کہ چین کا ہدف 2030 تک کاربن پیک اور 2060 تک کاربن نیوٹرل کا حصول ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پوری صنعتی چین کی ڈیجیٹلائزیشن نے کپاس کی پیداوار میں پودے لگانے، کٹائی کرنے اور پروسیسنگ تک متعدد طریقہ کار کو بھی بااختیار بنایا ہے۔ ڈیجیٹل ٹویننگ، ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹس اور بیدو نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم سمیت جدید ترین ٹیکنالوجیز اور سہولیات کے استعمال نے بھی کپاس کے کھیت کی انفارمیٹائزیشن کو آگے بڑھایا ہے، جس میں پائیدار پیداواری منصوبوں سے کسانوں کے اخراجات اور زمین پر آلودگی میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اس سال سنکیانگ میں کپاس کی چنائی کی میکنائزیشن کی شرح 90% تک پہنچنے کی توقع ہے اور اگلے مرحلے کے لیے کپاس اور دھاگے کے تجارتی مرکز جیسے قومی سطح کے پلیٹ فارمز کی تعمیر میں تیزی لائی جائے گی۔ سنکیانگ میں کپاس، ٹیکسٹائل اور گارمنٹس پر صنعتی کلسٹرز کی تعمیر کو آگے بڑھایا جائے گا، جو علاقائی پارٹی کمیٹی اور حکومت کی طرف سے طے کردہ 8 بڑے صنعتی کلسٹرز میں سے ایک ہے۔ کپاس کی صنعت کے مختلف کاروباری ماڈلز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ملک بھر میں کپاس سے متعلق 5000 سے زائد کاروباری اداروں اور سنکیانگ میں کپاس کے کاشتکاروں کی اکثریت کو خدمات فراہم کی جاتی ہیں۔ چین دنیا میں کپاس کی پیداوار اور صارفین کی مارکیٹ دونوں کے اعتبار سے سب سے بڑا ملک ہے۔ یہاں ہر سال تقریباً 80 لاکھ ٹن کپاس استعمال ہوتی ہے، جو عالمی کھپت کا 30% ہے۔ چین میں معیاری جنگلات کا رقبہ بڑھانے کے لیے سنجیدہ حکومتی کوششیں جاری ہیں۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ جنگلات کی کاربن ڈائی آکسائیڈ کے حصول کی صلاحیت 2060 تک مزید ترقی کرے گی۔ ماہرین کے مطابق کاشتکار ہر سال جنگلات کی 0.5 ہیکٹر زمین سے 300 یوان کی اضافی آمدن حاصل کر سکتے ہیں۔ چین کی نیشنل فارسٹری اینڈ گراس لینڈ ایڈمنسٹریشن کے مطابق چین نے ملک کے ماحولیاتی نظام کے حیاتیاتی تنوع کو بڑھانے اور ملک کے جنگلوں کے وسائل کی معاشی صلاحیت کا تسلسل جاری رکھنے کے لیے اپنے جنگلات کے انتظام کا ایک پائیدار ہدف مقرر کیا ہے۔ چین میں جنگلات کی کوریج ایک نئی بلندی پر پہنچ چکی ہے، تاہم جنگلات کا معیار قدرے کم ہے۔ اندازہ ہے کہ پائیدار انتظام کے ذریعے 20 سے 30 سالوں میں ملک کے جنگلات کی فی یونٹ پیداوار 50% اضافے کے ساتھ 1.37 ارب مکعب میٹر تک پہنچ سکتی ہے، جو موجودہ سطح سے 460 ملین مکعب میٹر زیادہ ہے۔
2060 तक जंगलात की कार्बन डाइऑक्साइड के हुसूल की सलाहियत मजीद तरक्की करेगी। कार्बन डाइऑक्साइड के सालाना औसत मसावी जज्ब 1.8 बिलियन से 2.4 बिलियन टन की सतह तक पहुंच जाएगा, जो मौजूदा सतह से 600 से 900 मिलियन टन ज़्यादा है। इसके अलावा जंगलात के काश्तकार हर साल जंगलात की 5 हेक्टेयर ज़मीन से 300 युआन की इजाफी आमदन हासिल कर सकते हैं। मुल्क में जंगलात का रकबा वसी है, लेकिन जंगलात का मयार अच्छा नहीं है। दरख्तों की अक़साम की उम्र की साख्त माकूल नहीं है और जंगलात का FEMU बढ़ता ज़ख़ीरा काफ़ी कम है। पायदार जंगलात के इंतज़ाम से जंगलात के बढ़ते हुए ज़ख़ीरे में इजाफा हो सकता है। इनकी कार्बन के हुसूल की सलाहियत को बेहतर बनाया जा सकता है और जंगलात के माहौलियाती निज़ाम के हयातियाती तनव्वुर, इस्तेहकाम और पायदारी को बढ़ाने के लिए जंगलात के माहौलियाती निज़ाम में बेहतरी लाई जा सकती है। चीन के शहर चांगशा में 24वें सेंट्रल चाइना एग्रीकल्चरल एक्सपो मुनक्किद हुआ। एक्सपो में 5000 चीनी कंपनीज ने अपनी जदीद ज़राई मसनूआत की नुमाइश की। गैर मुल्की शरका के मुताबिक एक्सपो से चीनी मार्केट को समझने में मदद मिली है। चीन के शहर चांगशा में 24वीं सेंट्रल चाइना एग्रीकल्चर एक्सपो का इनेकाद किया गया। एक्सपो में तकरीबन 5000 चीनी नुमाइश करंदगान ने ज़राई मसनूआत और जदीद काश्तकारी से वाबस्ता टेक्नोलॉजीज़ की एक वसी रेंज को फ़रोग़ दिया। 5 रोज़ा नुमाइश में पहली मरतबा एक बैनुल अक़वामी हॉल का इजाफा किया गया, जहाँ लाओस, माली और मलावी के मेहमान ममालिक की जानिब से खुसूसी मकामी मसनूआत जैसे डोरियन, मिर्च और दस्तकारी की नुमाइश की गई। इस मौके पर शुरका ने कहा कि एक्सपो का पुरजोश माहौल देखकर उनकी बेहद हौसला अफजाई हुई है। एक्सपो ने उन्हें लोगों से बराह रास्त बातचीत और तबादला ख्याल का मौका फराहम किया है। शुरका ने एक्सपो को एक दिलचस्प सरगर्मी करार दिया, जिससे वो ज़राई मालूमात के इश्तराक व तबादले के लिए एक अहम मौके के तौर पर देखते हैं। बैरूनी नुमाइश करंदगान ने कहा कि वो चीन की जानिब से अपनाई जाने वाली जदीद ज़राई टेक्निक्स और खेती बाड़ी के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं। उन्हें इस एक्सपो के इनेकाद से चीनी मार्केट को समझने का मौका भी मुयस्सर आया है। वस्ती चीन के सूबा हुनान की छोटी सी काउंटी लुई कॉस्मेटिक ब्रश इंडस्ट्री का मरकज बन चुकी है। चीन में हर 10 में से कम 5 मेकअप ब्रशेस लुई में तैयार किए जाते हैं। यही नहीं बल्कि बहुत से बैनुल अक़वामी ब्रांड्स भी लुई में ही अपने ब्रशेस तैयार करते हैं। वस्ती चीन के सूबा खनान की एक छोटी सी काउंटी लुई ने अपनी तैयार करदा कॉस्मेटिक ब्रश इंडस्ट्रियल चेन की वजह से ब्यूटी इंडस्ट्री में आलमी शोहरत और आलमी मार्केट का एक बड़ा शेयर हासिल किया है। चीन में हर 10 में से कम 5 मेकअप ब्रश लुई में तैयार किए जाते हैं और बरामद करदा 10 वूल मेकअप ब्रश में से 9 इसी काउंटी में बनाए जाते हैं। मुतअद्दिद बैनुल अक़वामी ब्रांड्स भी लुई में अपने ब्रश तैयार करवाती हैं। लुई में वूल ब्रश की बढ़ती हुई सनत और स्टार्टअप्स की हिमायत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा साजगार पॉलिसीज़ ने नौजवान ग्रेजुएट्स को अपना कारोबार शुरू करने के लिए अपनी आबाई काउंटी वापस लौटने का हौसला भी दिया है। इस कारोबार से वाबस्ता नौजवानों के नज़दीक मेकअप ब्रश की हमारी फैक्ट्री कीमत सिर्फ चंद युआन है, लेकिन बैरून मुल्क बरामद होने के बाद इसकी कीमत 2 गुना हो सकती है। हालिया बरसों में लुई ने सनती पार्क्स तामीर किए हैं, बासलाहियत अफराद को राग़िब किया है और लोगों को कारोबार शुरू करने के लिए अपने आबाई शहर वापस जाने की तरगीब दी है। चीन में मुनक़िदा एक सियाहती कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि मुल्क में इस वक्त 400 मिलियन अफराद आउटडोर खेलों के शौकीन हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल की पहली 6 माही में आउटडोर सरगर्मियों से मुतल्लिका ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग में 79% इजाफा हुआ। चीन की जानिब से जारी पहली चाइना आउटडोर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि इस वक्त मुल्क में आउटडोर खेलों के शौकीन 400 मिलियन अफराद हैं। ये रिपोर्ट हालिया बरसों में इस शोबे की तेज रफ्तार तरक्की को उजागर करती है। चीन के जनूब मगरबी सूबा यूनान के शहर ताली में मुनक्किद होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में आला सतह के फोरम्स और आउटडोर खेलों के मुकाबले मुनक्किद किए गए। चीन की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स, कोपेमाई और साइकिलिंग समेत मुतअद्दिद आउटडोर स्पोर्ट्स एसोसिएशंस ने आइंदा मरहले में आउटडोर खेलों के मयार को बढ़ाने और बड़े पैमाने पर फिटनेस को फ़रोग़ देने के अपने मंसूबे जारी किए हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 की पहली छमाही में आउटडोर खेलों से मुतालिक ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 79% इजाफा हुआ। साल की पहली छमाही के दौरान चीन भर में कुल 303 रोड रनिंग प्रोग्राम मुनक्किद हुए, जिनमें मजमूई तौर पर 2.24 मिलियन अफराद ने शिरकत की। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 1990 की दहाई में पैदा होने वाले अफराद आउटडोर खेलों में हिस्सा लेने वाला सबसे बड़ा ग्रुप है, जो खेलों के शौकीन कुल अफराद का 36.1% है। काबिल जिक्र बात यह है कि आउटडोर खेलों में ख़वातीन की मौजूदगी इंतहाई नुमाया है और ये तमाम शुरका का 59.9% है। रवां साल के पहले 9 महीने के दौरान 213 मिलियन सयाहों ने सिंकियांग वैगोर खुद इख्तियार इलाके का दौरा किया। एक अंदाजे के मुताबिक सियाहती सरगर्मियों से सिंकियांग को 31.85 अरब अमरीकी डॉलर की आमदन हुई। शिमाल मगरबी चीन के सिंकियांग वैगोर खुद इख्तियार इलाके ने रवां साल की पहली 3 सहमाहियों में 213 मिलियन सयाहों को खुशामदीद कहा, जिससे सयाहत की आमदनी में 233 बिलियन युआन से ज़्यादा का इजाफा हुआ। इस खित्ते ने सयाहती सनत की तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए अपने वाफिर कुदरती और सकाफती वसाइल की सलाहियत से फ़ायदा उठाया है। बेंगोलिन मंगोल खुद इख्तियार प्रीफेक्चर में दरियाए तारुन के खूबसूरत मनाजिर और आक्सू प्रीफेक्चर में घने पोपलस यूफ्राटिका जंगल ने मुल्क भर से सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जो किया है। सकाफत और सयाहत के इंज़माम और खपत को फ़रोग़ देने के लिए सिंकियांग ने मुनफरिद इलाकाई खुसूसियात के साथ मुतअद्दिद सयाहती मंसूबे शुरू किए हैं। इसी बेंगोलिन मंगोल खुद इख्तियार प्रीफेक्चर की एक सहराई काउंटी कीमू में मकामी हुक्काम ने ऊँट सवारी और रेगिस्तान में पैदल सफ़र जैसे सयाहती मंसूबे तरतीब दिए हैं और खित्ते के खुसूसी मंजरनामे से फ़ायदा उठाया है। कुछ अर्सा कबल सयाहों से भरी चार्टर्ड ट्रेन भी सिंकियांग के खूतान प्रीफेक्चर पहुंची थी। ट्रेन इस खित्ते के बहुत से गर्म सयाहती मकामात से गुजरी, जिनमें तरपान और उरुमची शहर शामिल हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में चाइना पाकिस्तान जॉइंट रिसर्च सेंटर ऑन अर्थ साइंसेज का संग बुनियाद रख दिया गया। पाकिस्तान में चीन के सफीर समेत विफाकी और सूबाई वज़रा और दीगर अहम शख्सियात ने इस तकरीब में शिरकत की। इस सेंटर में पाकिस्तान के तीनों बड़े पहाड़ी सिलसिलों कोहे हिमालया, कोहे काराकोरम और कोहे हिंदुकुश पर होने वाली मौसमियाती तब्दीलियों पर तहकीक की जाएगी। सेंटर के क़याम के लिए चीन तकनीकी और माली मुआवनत फराहम करेगा। मज़ीद इस रिपोर्ट में देखते हैं। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन तरक्की पजीर मुमालिक में होता है जो मौसमियाती तब्दीलियों में इंतहाई कम किरदार होने के बावजूद हर कुदरती आफत से शदीद मुतासिर हो रहे हैं। यही वजह है कि इस मसले के हल में भी आयरन ब्रदर चीन पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से आने वाली कुदरती आफात से पेश की आगाही और उनसे निमटने के काबिल बनाने में मुआवनत के लिए सामने आया है। जिसका अमली सबूत है दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी में चाइना पाकिस्तान जॉइंट रिसर्च सेंटर इन अर्थ साइंसेज, जहां पाकिस्तान के तीनों पहाड़ी सिलसिलों को हिमालया, को हिंदुकुश और को काराकोरम पर तहकीक के जरिए किसी भी रूनुमा होने वाली ऐसी तब्दीली जो कुदरती आफत का रूप धार सके के बारे में पेश की इल्म हासिल करके उससे मुल्क व कौम को महफूज बनाया जा सकेगा। चाइना पाकिस्तान जॉइंट रिसर्च सेंटर इन अर्थ साइंसेज का संगे बुनियाद रखने की तकरीब के मेहमान खुसूसी निगरान वफाकी वजीर खुराक व ज़राअत प्रोफेसर कौसर अब्दुल्ला मलिक थे। उन्होंने कहा कि रिसर्च सेंटर का क़याम इंतहाई अहम इक़दाम है। There can't be a bigger disaster due to climate change
ज़राअत पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा मुतासिर हो रही है, जबकि डिजास्टर्स भी सबसे ज्यादा हमारी जमीन को नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे वो ज़लज़ले हो या दीगर कोई सूरत। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस रिसर्च सेंटर के क़याम के बाद कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी का शोबा अर्थ साइंसेज मुस्तकबिल के जमीनी खतरात से कबल अज़ वक्त आगाही देगा। Is affected by all these climate change vagaries, you see, all the floods. तकरीब में सूबा खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वजीर तालीम डॉक्टर कासिम जान, चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर मुख्तार अहमद, सदर पाकिस्तान अकेडमी ऑफ साइंसेज डॉक्टर खालिद एम खान, चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज के नायब सदर जेंग यापिंग और डायरेक्टर जनरल सुई पिंग समेत साइंस के शोबे से ताल्लुक रखने वाली नामवर शख्सियात और तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद शरीक थी। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान में तैनात चीन के सफीर जियान जेडोंग ने कहा कि चीन पाकिस्तान जॉइंट रिसर्च सेंटर इन अर्थ साइंसेज का संगे बुनियाद रखा जाना बहुत यादगार लम्हा है। साउथ एशियन रीजन में अपनी नौयत के इस पहले सेंटर का कयाम दोनों मुमालिक के दरमियान जारी ताउन का तसलसल है। उन्होंने कहा कि चीन के सदर शी जिनपिंग ने रीजनल कोऑपरेशन के लिए हमेशा बड़े दिल से फैसले किए। चीन ग्रीन डेवलपमेंट पर यकीन रखता है और उसी तर्ज पर काम भी जारी रखे हुए है। सदर शी जिनपिंग का पाकिस्तान के साथ इस बाहमी ताउन के मौसर अंदाज में जारी रहने और हर गुजरते दिन के साथ फरोग पाने में अहम किरदार है। उन्होंने 5 मुख्तलिफ कॉरिडोर्स पर काम शुरू करवाए हैं, जबकि पाकिस्तान और चीन दो तरफा ताल्लुकात के एक नए सुनहरी मरहले में दाखिल हो रहे हैं। वाइस चांसलर कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अख्तर ने बताया कि ये सेंटर दोनों मुमालिक के दो तरफा ताउन के गुलदस्ते में एक खूबसूरत फूल का इजाफा है। इस सेंटर की आफादियत और तहकीक के तरीक़ाकार से मुतल्लिक वो बताते हैं। इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने देना है और जो इक्विपमेंट है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करना है। जो इक्विपमेंट है ये इस किस्म की स्टेट ऑफ आर्ट लेबॉरेटरीज होंगी जिसमें हर किस्म का एनालिसिस किया जा सकेगा। ये जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं उसमें कौन कौन से केमिकल्स हैज़ार्डस मटेरियल्स रिलीज़ होते हैं और उसका एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, इकोसिस्टम के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, अर्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, वो ये सेंटर इसका एनालिसिस भी करेगा और इसकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन भी करेगा। इसमें पाकिस्तानी स्कॉलर्स भी हैं और इसमें चाइनीज़ स्कॉलर्स भी हैं और इसमें ह्यूमन रिसोर्स को भी ट्रेंड किया जाएगा। अबाउट 30 के करीब ह्यूमन रिसोर्स ने इस सेंटर में ट्रेंड होना है और यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च खुद पाकिस्तान का जितने भी एनवायरमेंटल जो सैम्पलिंग है वो भी इसी सेंटर में होगी। चाइना पाकिस्तान जॉइंट रिसर्च सेंटर इन अर्थ साइंसेज के डायरेक्टर डॉक्टर मुमताज शाह कहते हैं कि पाकिस्तान के क्लाइमेट चेंज से शदीद मुतासिर होने से पूरी दुनिया आगाह है। इससे जन्म लेने वाली कुदरती आफात से निपटने की तैयारी में ये रिसर्च सेंटर किसी तोहफे से कम नहीं। इस सेंटर की ज़रूरत हर उस कंट्री को है जहाँ पर नेचुरल डिज़ास्टर्स जो हैं या नेचुरल कैलेमिटीज़ जो हैं वो which sometime repeat हो रहे हों। और इसी तरह पाकिस्तान is one of the country which is been affected by such kind of natural hazards और natural calamities। तो इसके लिए इस वजह से ये पर्टिकुलर सेंटर जो है ये एक बड़ा की प्लेटफॉर्म है जो कि हम इन पर्टिकुलर नेचुरल हैज़र्ड्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे और फिर उनकी मिटिगेशन के हवाले से बात करेंगे कि कैसे हम उनको कम से कम कर सकें, उन नेचुरल हैज़र्ड्स को, नेचुरल डिज़ास्टर्स को इनफैक्ट। और बाय द एंड ऑफ द डे हम इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर ले रहे हैं। तो ये सेंटर जो है जो कि चाइना और पाकिस्तान के कोलैबोरेशन से इस्टेब्लिश हुआ है, इट विल बी अ वेरी की स्टेप टुवर्ड्स बेटर अंडरस्टैंडिंग नेचुरल हैज़र्ड्स। और अल्टीमेटली आपको पता है कि जो क्लाइमेट चेंज है दैट इज़ अ ग्लोबल फिनोमेना और पाकिस्तान इज़ द वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री बिकॉज ऑफ दैट क्लाइमेट चेंज।
चाइना पाकिस्तान जॉइंट रिसर्च सेंटर इन अर्थ साइंसेज के क़याम से कबल चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को कुदरती आफात से महफूज बनाने के लिए डिजिटल CPEC लैब का क़याम अमल में लाया जा चुका है, जिससे CPEC के न सिर्फ मौजूदा बल्कि मुस्तकबिल के मंसूबों को भी महफूज बनाने पर काम शुरू किया जा चुका है, जहां दोनों मुमालिक के माहिरीन माहौलियाती तब्दीलियों के आलमी मसले की संगीनियों के मुल्क और कौम की तरक्की की राह में रुकावट पैदा न करने देने के लिए बुलंद अज़्म के साथ काम जारी रखे हुए हैं। सूबा येजियांग का चूजी शहर ताज़ा पानियों में पाए जाने वाले मोतियों और सिपियों की पैदावार और तिजारत का सबसे बड़ा मरकज है। सिपियों की सनत का हजम 40 अरब युआन से तजावुज कर चुका है, जिसने इस शहर को चीन के खुशहाल इलाकों में शामिल कर दिया है। सूबा जेजियांग का चूजी शहर आलमी सतह पर ताज़ा पानियों में पाए जाने वाले मोतियों की पैदावार और तिजारत का सबसे बड़ा मरकज़ है। 2022 में चूजी शहर में मोतियों से जुड़ी मसनूआत की फ़रोख्त 40 अरब युआन से तजावुज़ कर गई। छोटे छोटे मोतियों ने मुकामी लोगों को खुशहाली की राह पर कैसे गामजन किया। हमारे साथ चूजी के चांगले गांव चलें और हेजी शाओ और उनके मोतियों की कहानी सुनें। मेरा नाम हेजी शाओ है। मेरी उम्र 61 साल है। सीप की अफजाइश से 30 साल से ज़ायद अरसे से मुंसलिक है। जब हम तालाब पर जाते हैं, आम तौर पर सुबह होती है, मौसम ठंडा होता है, पानी का म्यार चेक करते हैं। पानी का म्यार चेक करने के बाद अगर म्यार अच्छा ना हो, हम इसे ट्रीट करते हैं। ट्रीटमेंट के बाद मछलियों को नीचे छोड़ते हैं। तैयारी के बाद फिर हम घर चले जाते हैं। एक और मिसाल इस तालाब की है। अगर ये आलूदा हो जाए तो कोई सीपी नहीं बच पाएगी। सीपियों की अमवात अब निस्बतन कम हैं। खाद अब पहले जैसी नहीं है। मुल्क भी साफ पानी वाली काश्तकारी चाहता है। ये खाद अब आला टेक्नोलॉजी के जरिए साफ की जाती है, दानेदार शक्ल में बनती है, पानी को ज्यादा आलूदा नहीं करती। एक और बात वाटर पंप इस्तेमाल करना है। हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। पानी यहाँ से दाखिल होता है और वहाँ से निकलता है, यानी पानी को फौरी तब्दील किया जाता है। देखें, एक छोटा सा सीप 30 से 50 युआन में फरोख्त हो सकता है। इस मोती का म्यार काफ़ी अच्छा है। सीपों से निकाले गए मोती पहले ग्वांगचो, हांगजो जैसे जनूबी शहरों की फैक्ट्रियों में फ़रोख्त किए जाते थे। बाद में मोतियों की पैदावार मज़ीद बढ़ गई, फिर हमें दीगर तरीके तलाश करना पड़े। मैंने 2017 में ऑनलाइन कारोबार शुरू किया। मुझे तवक्को नहीं थी कि इतना मकबूल हो जाएगा। ई कामर्स ने हमारी मोती की पूरी सनत में इंतहाई नुमाया किरदार अदा किया है। दिन भर से सारिफीन आ रहे हैं, फरोख्त में इजाफा हुआ है, माली आमदन मुस्तहकम है और कारोबार अच्छा है। अब हमें इसी पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। हमारे यहाँ 200 से ज़ायद खानदान हैं। ऑनलाइन स्टोर 300 से ज़ायद है। पिछले साल की फरोख्त 3.8 बिलियन रही। जब मईशत बेहतर होती है तो हर चीज तरक्की करती है। मिसाल के तौर पर होटल, हमारे यहाँ काफी होटल हैं और रेस्तोरां भी। खाने के लिए काफी रेस्तोरां मौजूद हैं। एक मोती हमारी मोती की सनत को चला रहा है, हमारे मोती टाउन को चला रहा है, हमारे किसानों को आगे बढ़ाते हुए मुश्तरका खुशहाली की राह पर गामजन कर रहा है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अगर आप सैर सयाहत के शौकीन हैं और आपकी जेब इजाजत देती है तो चीन से मोटर होम या आरवी गाड़ियां मंगवाएं और खूब सैर करें। आरवी गाड़ियां इन दिनों चीन में बहुत मकबूल हो रही हैं। कैंपिंग के शौकीन अफराद आरवी गाड़ियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हवाले से बीजिंग में 24वें आरवी एंड कैंपिंग नुमाइश का इनकाद भी किया गया। चीन की मुख्तलिफ आरवी कंपनीज ने नुमाइश में अपनी प्रोडक्ट्स पेश की।
जिनमें शरका ने गहरी दिलचस्पी दिखाई। इस रिपोर्ट में बाकी तफसीलात। आज की तेजी से तरक्की करती इस दुनिया में बहुत से लोग सफर के लिए ज्यादा आजादी पर मबनी मुनफरिद तरीके इख्तियार कर रहे हैं। मोबाइल होम्स जैसे आरवी गाड़ियां हमेशा लोगों को सफर का एक लामहदूद खूबसूरत तस्वुर पेश करती हैं और आप अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ किसी भी वक्त इनमें सफर कर सकते हैं। कैंपिंग इकोनॉमी की तेजी से तरक्की के साथ साथ आरवी गाड़ियों का सफर इनकी सेफ्टी, प्राइवेसी, आज़ादी और कंफर्ट जैसे फवायद की वजह से अब टूरिज्म मार्केट में एक बहुत मकबूल तरीका बन चुका है। बीजिंग में मुनक्किदा चाइना इंटरनेशनल आरवी और कैंपिंग नुमाइश इस रुझान की एक वाज़े अक्कास है जो लोगों को आरवी पर मबनी ट्रैवल कल्चर का तजुर्बा करने का मौका फराहम करता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुसी और मैं हूं रिजवान अब्बासी और आज हम मौजूद हैं चाइना इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर और यहाँ पर जनाब मुनक्किद हो रही है 24वीं बीजिंग इंटरनेशनल आरवी एंड कैंपिंग नुमाइश। आइए आपको इस मेगा इवेंट में लिए चलते हैं। आरवी नुमाइश एक डिस्प्ले प्लेटफॉर्म है जो मुख्तलिफ आरवी मैन्युफैक्चरर्स, आरवी के सप्लायर्स, कैंप साइट्स और सयाहों के लिए पुरकशिश मकामात को एक जगह इकट्ठा करता है। आरवीज एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड के थीम के साथ ये नुमाइश 40,000 मुरब्बा मीटर से ज्यादा के नुमाइशी इलाके पर मुहित है। 100 से ज्यादा आरवी मैन्युफैक्चरर्स मुख्तलिफ तर्ज और कीमत के नए और नुमाया मॉडल्स की नुमाइश कर रहे हैं और आरवी इकोसिस्टम से वाबस्ता 300 से ज्यादा टॉप ब्रांड्स के आरवी स्पेयर पार्ट्स, आउटडोर आलात, कैंपिंग और सफरी सामान इस एग्जीबिशन हॉल में मौजूद हैं। यहाँ आप दुनिया की जदीद तरीन आरवी गाड़ियाँ देख सकते हैं। आरवी गाड़ी, जिसे मोटर होम भी कहा जाता है, 1950 के आसपास अमरीकी मार्केट में तेजी से मकबूल हुई। चीन की आरवी इंडस्ट्री जरा देर से शुरू हुई। 1999 की फिल्म के मरकजी किरदार लियो युआन को एक मूवेबल विला आरवी में रहते हुए दिखाया गया, जिसने पहली बार चीन में आरवी के तस्वुर को मकबूल किया। जब आरवी गाड़ी पहली बार चीन में मुतारिफ हुई तो इसे अमीर लोग ही इस्तेमाल कर सकते थे। ताहम चीन की मईशत की तरक्की के साथ साथ चीन की मिडिल क्लास की जानिब से खपत में मुसलसल इजाफा होता रहा, जिसकी बदौलत चीन ने एक मुकम्मल आरवी इंडस्ट्री तश्कील दी। हालिया अरसे में चीन में ज्यादा से ज्यादा आरवी गाड़ियों के ब्रांड्स उभर कर सामने आए हैं और अब इन्हें आम लोग भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आरवी गाड़ियों की बहुत से इकसाम और मॉडल्स मौजूद हैं। मेरे सामने ये आरवी गाड़ी पिकअप ट्रक से कन्वर्ट करके बनाई गई। और किसी दिन खुदा न खास्ता कुदरती आफत आ जाए और आप अपनी फैमिली को लेकर निकलना चाहें तो आपके लिए बेहतरीन इंतखाब होगा ये ट्रक। 这款车是由中国重汽善德卡底盘打造的一款2驱款的重卡房车。 वाह, ये गाड़ी बहुत बड़ी है। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ। देखें, वाह, ये ट्रांसफॉर्मर जैसे हैं। ये बहुत आरामदेह है और बहुत शानदार है। ओके जी, आपको इस ट्रक का लिविंग एरिया दिखाते हैं। काफ़ी स्पेशियस ये सारा एरिया है जी। दरवाज़ा यहाँ से आप काफ़ी मजबूत दरवाज़ा है। अच्छा, किचन का एरिया, दिस इज़ द स्टोव। नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे एक अदद रेफ्रिजरेटर और ऊपर माइक्रोवेव। यहाँ पे आपके कुछ
मसाले वगैरह एडजस्ट हो जाएंगे। ये आपका टेलीविज़न है जी, ये लिविंग एरिया है, पीछे आपका सोफ़ा है, दिस इज़ अ बेड, ये एडजस्ट हो जाता है, आप इसको नीचे कर सकते हैं। इसके अलावा ये लिविंग रूम है जनाब, यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल ये सोफ़े आपको मिलेंगे, सामने आपको एक टेबल मिल जाएगा। दिस इज़ द वॉशरूम, ओके, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। और सबसे मज़ेदार चीज़ आपको अगर दिखाएं, आपके साथ अगर आपकी फैमिली है और आप धूप का मज़ा लेना चाहते हैं टूवर्ड्स ट्रैवलिंग, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि ये जो सारा एरिया है ये बेसिकली इसके साथ एडजस्ट होता है इस ट्रक के साथ, लेकिन आप इसको अनफोल्ड करके ये जो सीट्स हैं इनको बाहर निकाल सकते हैं। सामने आपका ये टेबल है जी, एक टेबल, और काफ़ी सारे जो फैमिली के अफराद हैं वो यहाँ पे बैठ सकते हैं, 3, 4, 5, 7 अफराद जितने भी बैठना चाहें वो आ सकते हैं। और जब आप ट्रैवल कर रहे हों तो फिर आप करेंगे कि ये सारा जो एरिया है इसको आप वापस इस ट्रक के साथ लगा सकते हैं। ऊपर एक शेड है जो कि वापस भी आप उसको रोल बैक कर सकते हैं। सो एक काफ़ी फैमिली के लिए बेहतरीन किस्म का ये आरवी ट्रक है और कंफर्ट्स आपने देखी होंगी। अच्छा, साथ इसके जनाब आपको एसी भी मिलेगा और इसकी छत पे सोलर पैनल्स भी हैं जो कि आपको बिजली की इजाफी फराहमी कर सकते हैं। सो एक काफ़ी अच्छा और मजबूत और हम कह सकते हैं कि कंफर्टेबल एनवायरनमेंट इस ट्रक पे हमें देखने को मिलता है। ओके जनाब, अगर आपकी फैमिली बड़ी है और आप इस ट्रक की इंटीरियर स्पेस को ज़्यादा करना चाहते हैं तो एक बटन दबाइए और ये जो सारा कंपार्टमेंट है आपका ये रोल आउट हो जाएगा यहाँ तक और आपकी इंटीरियर स्पेस काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो आप अपनी गाड़ी को इस तरह से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं कि दिन को आप अपनी गाड़ी चलाइए और शाम को ये टेंट सेट करके तो आप इसमें सो भी सकते हैं। ये नुमाइश न सिर्फ आरवीज़ की मुख्तलिफ इकसाम पेश करती है बल्कि आरवी सफ़र से मुतालिक मुख्तलिफ मसनूआत और खिदमात को भी डिस्प्ले करती है, जैसे कैंपिंग, पिकनिक और आउटडोर स्पोर्ट्स का सामान वगैरह। ये सहूलियात और आलात आपको आरवी नुमाइश में आरवी सफ़र की मुकम्मल रेंज का तजुर्बा करने का मौका फराहम करते हैं। ये महंगी आरवी गाड़ियों के मुकाबले में मुझे लगता है कि ये कैंपिंग का सामान मेरे लिए ज़्यादा मौजूद है। अच्छा, और आपने नोट किया होगा ये जो ट्रैवल है इसके साथ साथ अगर कैंपिंग भी की जाए तो आपका सफ़र बड़ा कलरफुल हो जाता है। और इस एग्जीबिशन में बहुत सारी आउटडोर कैंपिंग की जो एक्सेसरीज़ हैं उन पर मबनी कंपनीज यहाँ पर मौजूद हैं जो कि वन स्टॉप शॉप के ज़रिए आपको काफ़ी अच्छा सामान फराहम कर रही हैं। आरवी और कैंपिंग नुमाइश एक्सपर्ट्स और इस सरगर्मी के शौकीन अफराद के साथ बातचीत करने का मौका भी फराहम करती है। खुसूसी तौर पर मदऊ किए गए आरवी ट्रैवल एक्सपर्ट्स नुमाइश के मकाम पर शायकीन के साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आप इनके जरिए आरवी के सफ़र के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल कर सकते हैं, जैसे आरवी गाड़ी का इंतखाब कैसे करें और आरवी ट्रिप की प्लानिंग कैसे की जाए वगैरह। ये मालूमात बिलाशुबा सयाहत के शौकीन अफराद के लिए बहुत मददगार हैं। 我是内阳房车旅行的张义启，现在全网差不多有40-50万的粉丝吧。房车旅行其实对于我来说是一个梦，我觉得房车生活最主要的是可以让你幸福变得简单起来。 देखें ज़िंदगी का ये दिलचस्प रंग कितना अजीब है कि आपने अपने घर को पहियों पर मुंतकिल कर दिया है और अगरचे ये घर बड़ा नहीं है लेकिन बहुत पुरसुकून है। आजकल जिम में वो आरवी गाड़ी के जरिए सफ़र करना एक बहुत मकबूल तरीका है। और अब अपनी फैमिली को लेकर ऐसी गाड़ियों के अंदर सफ़र करें तो ऐसा ही लगता है कि जैसे आप पूरा घर साथ लेकर चल रहे हो, जो कि बड़ा एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। जी हाँ।
जी जनाब, इस एग्जीबिशन में एक ही छत तले आप दुनिया भर की बहुत सारी आरवी कंपनीज़ की जो लेटेस्ट गाड़ियां हैं उनको देख भी सकते हैं और उनके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ दी गई हैं उनके बारे में भी मालूमात ले सकते हैं। दुनिया की खूबसूरती को देखा जा सकता है और अगर आपने अभी तक आरवी कैंपिंग की कोशिश नहीं की तो ज़रूर यहाँ आए। यहाँ पे आपको दुनिया भर के लेटेस्ट मॉडल की जो आरवी गाड़ियाँ हैं वो मिलेंगी। इसके अलावा कैंपिंग का सामान और जो पूरा इकोसिस्टम है उसकी मालूमात भी मिल जाएंगी। अगर आप अपनी फैमिली को लेके शहर की गहमा गहमी से दूर नीलगू आसमान और सरसब्ज पहाड़ देखना चाहते हैं तो चाइनीज़ लोगों की तरह इस आरवी टूरिज़्म कल्चर का हिस्सा ज़रूर बनिए। चाइना टुडे से इस हफ्ते के लिए इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसीलात जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.TV। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।